नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे कि कोई एक ऐसे सोर्स का नाम बताइए जिससे हम कम से कम टाइम में पीसीएस प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ पे सॉल्व कर सकें, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ का नाम लेता हूँ और वो है यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जितने भी पेपर आयोजित किए गए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको स्टडी करते हैं, उन क्वेश्चंस के आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनसे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, उन ऑप्शंस से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, उसको आप अगर अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उस पर अपनी अच्छी कमांड बना लेते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको उसी दिन देखने को मिलेगा जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे। तभी आप इस चीज़ को फ़ील कर पाएंगे। आप चाहे घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात करें, मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, किसी भी कोचिंग की हों, वो सभी के अगर टेस्ट सीरीज़ को भी अगर आप देखेंगे, पूर्वावलोकन को भी देखेंगे, तो सभी में क्वेश्चंस यही हैं। पिछले 30 वर्षों के जितने क्वेश्चन हैं, वो सारे यहीं से लेकर के जो है ये सारी चीज़ें जो है बनाई गई हैं। बस इसमें काम आपको इतना करना है, थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपना टाइम लगाना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पेपर टू पेपर हर साल के पेपर के हिसाब से आप ये देखते चलिए कि क्वेश्चंस का रिपीटेशन किस तरीके से हो रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चंस जो बन रहे हैं साल दर साल, वो या तो क्वेश्चंस से डायरेक्टली बनने हैं या ऑप्शंस में से उठा करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और वो चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करेंगे। वही चीज़ हम यहाँ से कर रहे हैं। 7 से 8 पेपर हम कर चुके हैं और आज भी हम हमेशा की तरह 100 से ज़्यादा प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ में देखने वाले हैं। बाकी अगर आपको ट्रस्ट है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बिल्कुल ही यानी जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ इसकी, और बड़े ही सटीक तरीके से मैं चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ। अगर आपको ट्रस्ट होता है, आपको लगता है कि यहाँ से हमें सही कंटेंट मिल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। अब देखिए, जैसे कि मैं अभी बात ही कर रहा था कि ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है इसमें कपिल मुनि द्वारा ये दार्शनिक प्रणाली, शून्यता का सिद्धांत, ये जितनी भी फिलॉसफी की शाखाएं हैं, इन पर मैं बहुत विस्तार से आपको जानकारी दे चुका हूँ अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं डाली, ठीक है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वो सांख्य दर्शन है। अतिरिक्त जानकारी आप पिछली वीडियोज़ में इसके संबंध में देख चुके हैं। शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। शून्यता के सिद्धांत के बारे में भी बात पहले की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी है जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस नहीं की है, उसको देख लेते हैं। शून्यता के सिद्धांत को एक अन्य नाम भी दिया जाता है सापेक्षवाद का सिद्धांत। नागार्जुन जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध रचना करी थी माध्यमिक कारिका, इसका नाम भी आपको याद रखना है। नागार्जुन का जो शून्यवाद का सिद्धांत है, इसके अनुसार जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। कोई भी चीज़ के उत्पन्न होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा नागार्जुन जो है वो अपने शून्यवाद के सिद्धांत में कहते हैं और इस पर निर्भर भी रहती हैं ये सारी चीज़ें। शून्यवाद जो आपका सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म का एक महायान संप्रदाय था। उसके 2 उप संप्रदाय थे, शून्यवाद और विज्ञानवाद। उन्हीं में से एक ही शून्यवाद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विज्ञानवाद को भी एक अलग नाम से जाना जाता है, योगाचार इसको कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, मंदिर हैं, ये तीनों धर्मों से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे मिलती है, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों, सभी से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। एलोरा की गुफाओं, यानी ये क्वेश्चन भी जो आप देख रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सी गुफा संख्या कहाँ से कहाँ तक जो गुफा संख्या है वो हिंदुओं से संबंधित हैं, कौन सी गुफाएं बौद्धों से संबंधित हैं, कौन सी गुफाएं जैनों से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसी नहीं है एक ही पेपर में रिपीट हो गए हों, लेकिन ऐसा है कि जितने 7-8 पेपर हमने पहले देखे हैं, उन पेपर में किसी पेपर में कोई सा क्वेश्चन, किसी पेपर में कोई सा क्वेश्चन, लेकिन रिपीट जरूर हो रहे हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही आज तक रिपीट होते चले आए हैं। लेकिन आपको बस ये चीज़ समझनी है कि रिपीटेशन होता कैसे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अतरंजी खेड़ा आपका कहाँ पे है? ये एटा में पड़ता है आपका, ठीक है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद में सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ा था, ये कथन है।
और कारण इसका दिया गया है कि सिकंदर महान ने जो भारत छोड़ा था वो इस वजह से छोड़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य से उसको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो कथन है ये बिल्कुल सही है, सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत से यूनान के लिए पलायन किया था। लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था। ठीक है, उसका कारण हम नीचे यहाँ पे देखते हैं। सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र में जो राजा पड़ता था आपका आम्भी, उस पर आक्रमण किया था। 326 बीसी में झेलम और चिनाब नदियों के बीच में राजा पोरस का राज्य था और राजा पोरस से सिकंदर का युद्ध हुआ था, जिसको हाइडसपीद का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, इसको झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। इसके बाद उसका अंतिम अभियान जो था व्यास नदी के तट पर एक स्थान पड़ता है पाटल, वहाँ पर ही सिकंदर का लास्ट अभियान था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, सिकंदर के जो सैनिक थे वो हार गए, थक गए और उन्होंने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में सिकंदर जो था ये यूनान वापस लौट गया था और यूनान वापस लौटते समय बेबीलोन नामक स्थान पर, जो कि आपका इजिप्ट में पड़ता है, मिस्र में, 323 ईस्वी में इसकी ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बौद्ध धर्म, उसने जाति और वर्ण को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तीनों ही कथन जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, हालांकि बौद्ध धर्म में जातिवाद को बहुत कम स्थान दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन को समझिए कि ऑप्शन कह रहा है कि वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, मतलब कुछ हद तक इसने माना, लेकिन उस हद तक नहीं माना जिस टाइम से उस टाइम पर जो वैदिक धर्म था हमारा, वहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी उसके सापेक्ष बहुत निम्न रूप में जो है यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली थी। इसके अलावा वैदिक धर्म में जो एक विशेष जाति थी, ब्राह्मण वर्ग था, उसको बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था उस टाइम पे, उसको इन्होंने सामाजिक रूप से चुनौती देने का काम किया बौद्ध धर्म ने। इसके अलावा कुछ शिल्पों को भी इन्होंने निम्न भावना से देखा था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक जो है, इसका नायक कौन था? तो इसका नायक था अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है ये 5 भागों में विभाजित है और इसकी जो मुख्य कथा वस्तु है वो मालविका और अग्निमित्र इन दोनों के ऊपर निर्धारित है। इस पूरे नाटक में मालविका और अग्निमित्र की जो प्रणय कथा है, प्रेम कथा है, उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी कालिदास ने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे मेघदूत हो गया आपका, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख ये किससे जुड़ा हुआ है? ये वासुदेव से जुड़ा हुआ है। हेलियोडोरस स्तंभ जो है भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक जो स्थान पड़ता है आपका, विदिशा जिले में एक आधुनिक स्थान पड़ता है बेसनगर। ठीक है, वहाँ पर पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण हुआ था 110 ईस्वी पूर्व में हेलियोडोरस के द्वारा। ठीक है, हेलियोडोरस क्या था? ये भारतीय यूनानी राजा एंटेलिकिड्स के सुंग राजा भागभद्र के दरबार में एक दूत था हेलियोडोरस। ठीक है, इसने ही बेसनगर अभिलेख का जो है निर्माण करवाया था। इस स्तंभ पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हुए अभिलेख जो है वो लिखा गया है। इसके साथ साथ बेसनगर अभिलेख से ये पता चलता है कि हेलियोडोरस ने वैदिक धर्म से प्रभावित होकर के भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। उसी ने भक्ति भाव से एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया और उसके सामने गरुड़ स्तंभ बनवाया। गरुड़ जो था वो रोमनों का और यूनानियों का जो झंडा होता था ना, वो उसमें प्रतीक के रूप में यूज किया जाता था। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ये मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखने के लिए जानी जाती है। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना करी थी और ये गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की बहन भी थी। इसने जो हुमायूं नामा लिखा था वो किस लैंग्वेज में लिखा था? फारसी भाषा में। हुमायूं नामा में किस किस के बारे में वर्णन किया गया? तो इसके 2 पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करें तो पहले भाग में बाबर के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। मेहरुन्निसा जो ऑप्शंस में दे रखी हैं, अन्य महिलाएं मध्यकालीन भारत से जुड़ी हुई, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। एक नाम आता है आपका मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा नूरजहाँ का ही जो है शुरुआती नाम था। ये जब रानी बन जाती है, जहांगीर की मुख्य रानी थी, तब इसका नाम जो है वो नूरजहाँ जहांगीर के द्वारा दिया गया था। 1577 से लेकर के 1645 तक इसका समयकाल रहा। ये फारस के कुलीन परिवार मिर्जा ग्यास बेग की जो है बेटी थी नूरजहाँ। जहांगीर जो था आपको पता होगा, इसको थोड़ा सा शराब वराब का शौक लग गया था, अफीम वफीम ये खाता रहता था। तो इसके साथ साथ क्या होता था कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन होता था, उसमें ये बहुत कम ध्यान देता था। नूरजहाँ अगर मेडावल हिस्ट्री में आप देखेंगे तो जहांगीर का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें नूरजहाँ का काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन था।
ठीक है। जहांगीर जो है प्रशासन में रुचि नहीं लेता था, तो महारानी को प्रशासन और शासन के लिए जिम्मेदार बना दिया गया था और नूरजहां ने इसको बिना किसी हिचकिचाहट के जो है स्वीकार किया था। इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी घटनाएं हमको मध्यकालीन भारत में देखने को मिलती हैं। जैसे 1626 में कश्मीर जाते समय बादशाह जहांगीर का विद्रोहियों ने अपहरण कर लिया था और विद्रोही नेता महाबत खान ने जहांगीर के खिलाफ तख्ता पलट की भी तैयारी पूरी तरीके से कर रखी थी। युद्ध में हाथी पर सवार होकर के नूरजहां ने अपने पति को छुड़ाने के लिए काफ़ी सारा हस्तक्षेप किया था। और नूरजहां से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जुंटा नाम का एक ग्रुप था, समूह था, उस जुंटा ग्रुप का संबंध किससे है? नूरजहां से है। नूरजहां ने ही जुंटा जो है ग्रुप बनाया था। ये इस ग्रुप में कौन कौन होता था? नूरजहां ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलाकर के इस समूह का जो है आयोजन किया था। इस समूह में नूरजहां, उसके पिता मिर्जा गयास बेग, उसका भाई आशफ खान और राजकुमार खुर्रम, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। जहांगीर की जितनी भी पावर्स थी, शक्तियां थी, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उस पर जुंटा का कंट्रोल रहता था। जहां आरा बेगम 1614 से लेकर के 1681 तक इसका समय काल माना जाता है। ये सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। उसने चांदनी चौक की रूपरेखा बनाई थी। चांदनी चौक जो दिल्ली में है, एक तरह से आप मध्यकालीन भारत के हिसाब से देखें तो इसको आप चांदनी चौक का वास्तुकार भी कह सकते हैं। जहां आरा ने अपने भाई दारा शिकोह की जो है पक्ष लिया था। जब आप देखते हैं शाहजहां का बेटे थे दारा शिकोह, औरंगजेब, ठीक है, तो इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। हालांकि कायदे से अगर देखा जाए तो उम्र के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से दारा शिकोह को राजगद्दी मिलनी थी, लेकिन औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया था और लास्ट में जाके वही राजा बना था। तो दारा शिकोह, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला आदमी था, तो दारा शिकोह को सपोर्ट करने में भी जो है इसने काम किया था जहांआरा बेगम ने। इसने अपने पिता के चुने हुए उत्तराधिकारी के रूप में उसको जो है प्रमोट किया था, उसका समर्थन किया था। एक नाम आता है आपका जेबुन्निसा। जेबुन्निसा जो थी, ये मुगल शहजादी और बादशाह औरंगजेब और उसकी पत्नी जो है दिलराश बानो बेगम, इनकी सबसे बड़ी औलाद थी। एक कवित्री भी थी, कविताएं भी लिखने का काम करती थी, लेकिन कविताएं इन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से नहीं लिखी थी। ये कविता लिखने के लिए एक गुप्त नाम का प्रयोग करती थी जिसका नाम था मख्फी। तो जेबुन्निसा जो है मख्फी नाम से कविताएं लिखती थी। इसके जीवन के पिछले 20 वर्षों में उसे सलीमगढ़ किले दिल्ली में अपने पिता के द्वारा कैद रखा गया था। औरंगजेब ने जो है इसको कैद कर लिया था। शहजादी जेबुन्निसा को एक कवि के रूप में याद किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक और प्रचलन है कि हिंदू राजकुमार थे एक छत्रसाल जी, उनसे यह प्रेम करती थी। इसके अलावा ये कृष्ण भक्ति जो है लीन रहती थी, कृष्ण को मानती थी, कृष्ण को पूजा करती थी। सुमेलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी युद्ध हो गया, तराइन युद्ध, इन सभी युद्धों के बारे में हम पिछली क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। काफ़ी जानकारी मैंने इसके बारे में आपको पहले ही दे दी है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, ये सही मैच्ड है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में हुआ, ये भी सही है। तराइन का जो सेकंड वॉर था वो 1192 में हुआ। असीरगढ़ युद्ध के बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, 1601 में ये हुआ है और इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे देख लीजिए। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में, किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में। और ये युद्ध इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, याद रखेंगे। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से जितनी भी जानकारी बनती थी हम पिछली क्लासेस में उसको डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जो मैं पिछली बार नहीं आपसे डिस्कस कर पाया हूँ। मैं जानता हूँ आपका समय महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ मेरा भी समय महत्वपूर्ण है। रिपीटेशन से हमको बचना है। क्वेश्चन जो रिपीट होगा उसको मैं नहीं हटा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले साथ ही साथ कि जो प्रश्न है वो किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। लेकिन प्रश्न के बारे में अतिरिक्त जानकारी रखने से हम यहाँ पर बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिरोज तुगलक जो है ये राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला, व्यवस्था करने वाला सुल्तान था। अकबर द्वारा एक नीति अपनाई गई थी 16 कुल, जिसको सार्वभौम शांति या भाईचारा की अवधारणा के बारे में भी इसको कहा जा सकता है। ये किस पर आधारित थी? तो 16 कुल की नीति जो थी ये राजनीतिक उदारता का सिद्धांत भी इसमें देखने को मिलता है, धार्मिक सहनशीलता का सिद्धांत भी देखने को मिलता है, इसके अलावा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी इसमें देखने को मिलता है। तीनों ही जो है ऑप्शन सही है। अब इससे जुड़ी हुई अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। अकबर ने अपनी 16 कुल नीति के आधार पर जजिया कर की समाप्ति करी थी। कब करी थी? 1564 ईस्वी में। इसके अलावा इसने इबादत खाने की स्थापना करी थी 1575 में और मजहरनामा की घोषणा इसने करी थी।
मज़हर क्या होता है कि अगर कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है या धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय है, उस पर कोई वाद विवाद का सिचुएशन जो है वो पैदा हो रहा है, तो उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो अकबर का होगा। ये मजहर में बताया गया था। ठीक है। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में एक धर्म चलाया था, तौहीद ए इलाही, जिसको हम दीन ए इलाही भी कहते हैं, या इसको दैवीय एकश्वरवाद के नाम से भी जाना जाता है। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या है? तो औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में उच्च पदों पर जो है सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारी थे। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, तो औरंगजेब के समय में जो टोटल कह सकते हैं मनसबदार थे, उसमें से 33% हिंदू थे। ठीक है, 33% हिंदू थे। ये सर्वाधिक है मुगल काल में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति। अकबर के समय में इनकी संख्या हिंदू अधिकारियों की 16% थी। शाहजहां के समय में ये 24% रही। और इसके अलावा अगर औरंगजेब में देखा जाए तो 33% हिंदू अधिकारी थे। उनमें भी सर्वाधिक संख्या में जो समुदाय था वो था आपका मराठे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, वो कौन था? मंसूर। अब मुगल चित्रकारी से जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से आप देखते हैं। मुगल काल की जो चित्रकला है वो हुमायूं के शासनकाल के दौरान डेवलप्ड होती है, क्योंकि हुमायूं से पहले कौन था? बाबर। और बाबर के टाइम पे इतना कुछ ज़्यादा स्थापत्य में या फिर कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में कुछ ज़्यादा यहाँ पर विकास नहीं हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में मुगल शासन की जो स्थापना तो बाबर ने कर दी थी, लेकिन उस तरीके से वो विस्तृत नहीं थी जिस तरीके से हुमायूं के बाद में वो बढ़ती चली जाती है। तो एक सही टाइम जो अगर मान के चलें आप चित्रकला का, तो हुमायूं के शासनकाल से उसको माना जाएगा। हुमायूं जब अपने निर्वासन से भारत लौटा था तो अपने साथ में 2 फारसी महान कलाकार लेकर के आया था, अब्दुल समद और मीर सैयद को। ठीक है। कला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण या सबसे पहला उदाहरण माना जाता है तूतीनामा पेंटिंग को। बेहजाद जो एक चित्रकार था, बाबर के समय का जो है एक महत्वपूर्ण चित्रकार इसको माना जाता है। और इसके साथ साथ इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व का राफेल किसको कहा जाता है? तो बेहजाद को ही पूर्व का राफेल कहा जाता है। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो ये मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन ख्वाजा, अब्दुल समद, मुकुंद, ये सभी जो है अकबर के समय के चित्रकार थे। आईने अकबरी जिसकी रचना अबुल फजल ने करी है, इसमें कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास या सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में जो चित्रकारी देखने को मिलती है वो जहांगीर के टाइम में देखने को मिलती है। उसने हेरात के आगारजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी कराई थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में अगर देखा जाए तो फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर और अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और इसी वजह से जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? तो इसमें से कोई भी जो संगठन, चाहे योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, सरिन सभा, किसी की भी स्थापना जो है महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। फरवरी मार्च 1908 में नंबूदरियों की एक बैठक केरल में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता देशमंगलम वालिया शंकरन नंबूदरीपाद ने करी थी। इस घटना ने वास्तव में जो योगक्षेम महासभा की हम बात कर रहे हैं इसको जन्म दिया था। ये केरल से संबंधित है। 1903 में श्री नारायण गुरु ने संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में एक धर्मार्थ समाज की स्थापना करी, जिसको कहा जाता था श्री नारायण धर्म पालन या योगम। ठीक है। इसके अलावा नारायण गुरु ने विभिन्न भाषाओं में कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। अद्वैत दीपिका, असरमा, थिरुकुरल, थेवरप्पा, थिकंगल। इसके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है पीसीएस में। ये आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे अभी हम देख रहे हैं और आगे तक इनको लेकर के जाएंगे 2022 तक, तो इसमें आप ये क्वेश्चन पाएंगे कि किसने यह नारा दिया, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर? तो ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ये विद्रोहों के नाम दे रखे हैं। इसमें से भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, खानदेश से। बाकी के जो 3 विद्रोह हैं, कोल विद्रोह, रंपा, संथाल, इनके बारे में भी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भील विद्रोह के बारे में। ये 1818 में प्रारंभ हुआ था, खानदेश जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी, जिस पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। इसके फलस्वरूप 1820 में
दशरथ के द्वारा, 1822 में हिरिया के द्वारा, 1825 में सेवरम के द्वारा, 1857 में भगोजी और काजल सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया किसका? भील विद्रोह का। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो भील विद्रोह है अलग अलग समय पर जो है अलग अलग इसकी जो है अवस्थितियाँ देखने को मिलती हैं और अलग अलग समय पर इसका नेतृत्व भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया। वही यहाँ पे बताया जा रहा है 1820 में भील विद्रोह का नेतृत्व दशरथ ने किया, 22 में नेतृत्व हिरिया के द्वारा किया गया, 25 में सेवरम के द्वारा किया गया और 57 में जो क्रांति हुई थी वहाँ पर जो भीलों का विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था भगोजी और काजल सिंह ने। ठीक है, छोटा नागपुर में रहने वाली कोल जाति ने अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था तथा चावल से निर्मित शराब के उत्पादन शुल्क के विरोध में 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में विद्रोह किया था। कोल विद्रोह का कारण ही यही था सबसे पहला कि एक जो कोल जाति के लोग थे एक विशेष प्रकार की शराब बनाते थे जो चावल से बनाई जाती थी, इस पर शुल्क लगा दिया था, टैक्स लगा दिए थे अंग्रेजों ने। ठीक है, इसका उन्होंने विरोध किया था। तो 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है हुआ था। इसका जो प्रसार हुआ था वो रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि इन क्षेत्रों में ये फैल गया था। इसके बाद में एक विद्रोह आता है आपका रंपा विद्रोह, 1879-1924 के आसपास ये देखने को मिलता है। इस समय अवधि में अलग अलग स्थानों पर ये विद्रोह हुआ। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के आसपास में ये जो है विद्रोह देखने को मिलता है और इसका नेतृत्व जो किया था वो आपका अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। संथाल विद्रोह की जब बात आती है 1855-56 समय काल है इसका। आदिवासी विद्रोह में सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विद्रोह जो संथाल विद्रोह के अंतर्गत हुआ था वो बिहार में, झारखंड में, ठीक है, यहाँ पर हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू और कान्हू नाम के आदिवासियों ने किया था। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में, ये किसके द्वारा की गई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। यहाँ से देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इसमें से जो चित्तरंजन दास थे वो इसके अध्यक्ष थे और आपके मोतीलाल नेहरू जो थे इसके महासचिव थे। और कुछ अन्य समर्थक लोगों के नाम जिन्होंने इस स्वराज पार्टी का समर्थन किया उसमें विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान, श्रीनिवास अयंगर, नरसिंह चिंतामणि केलकर, मदन मोहन मालवीय और SR जयकर, ये जो है इसको समर्थन देने वाले लोग थे। इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था भारत को स्वराज दिलाना। इसके अलावा जो काउंसिल होती थी, परिषदें होती थी, उनमें भारतीयों का अधिकाधिक प्रवेश कराना, इसके अलावा असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और ब्रिटिश सरकार की भारतीय लोगों के प्रति जो भी गलत नीतियां थी उनका विरोध करना, जिससे उनके काम में क्या पैदा हो सके, समस्या पैदा हो सके, अड़चन पैदा हो सके। इन उद्देश्यों के साथ में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे। बरेली विद्रोह जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो मुख्य रूप से जितने भी नेतृत्वकर्ता थे 1857 के विद्रोह के, उनके बारे में हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। खान बहादुर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको आप याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो खान बहादुर के द्वारा किया गया था। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये स्थायी बंदोबस्त की नीति से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के लिए फेमस है। लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति के लिए फेमस है। ठीक है, और इसके बाद में आता है आपका लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का यहाँ पर दिखाया गया है उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत। उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत संबंधित है जॉन लॉरेंस से। जस्ट पहले वाले पेपर में, इससे पहली जो क्लास हमने करी थी उसमें ये प्रश्न आया था। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, समझिए। उच्चतम निष्क्रियता से जुड़ा हुआ प्रश्न इससे पहले पेपर में ही पूछा गया है, फिर उसको यहाँ पर ऑप्शन में डाल दिया गया। और कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आज जो पेपर हम कर रहे हैं इसमें जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बना के अगले पेपर में डाला जाएगा। यही चीज़ तो आपको समझनी है, यही चीज़ आपको रिलेट करनी है। और वैसे तो कहा जाता है कि जब भी आप PCS की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख डालिए, तब किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप इसको देखेंगे और उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किसी बुक में हमको पढ़ना क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमको फोकस करना है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर पेपर कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आप तैयारी करने से पहले
अगर इनको पढ़ते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना सिखा देंगे। दूसरा, पेपर टाइम पे भी आपको ये, अगर इनका तैयारी करते हैं, आप इनको पढ़ते हैं, इन पर अपनी कमांड बनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेंगे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और इसमें जो ऑप्शन में आपको बहुत सारे विद्रोह दे रखे होंगे, चाहे चुआर विद्रोह हो गया, पौलीगर हो गया, सन्यासी हो गया, इनके बारे में जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। चुआर विद्रोह, इसको एक नाम दिया जाता है जंगल महल आंदोलन, ठीक है। 1766 से लेकर के 1816 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मिदनापुर, बांकुरा, मानभूम, यहाँ के जो जंगल थे या जो जंगल महल बस्तियां थी, उनके आसपास के ग्रामीण इलाके के जितने भी आदिवासी निवासी थे, उन्होंने किसान आंदोलनों की एक श्रृंखला के रूप में इन विद्रोहों को देखा। बंगाल प्रेसिडेंसी उस टाइम की, वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है या झारखंड वाला हिस्सा है, ये मिलाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ जाता। तो यहाँ पर जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये पहला विद्रोह था, चुआर विद्रोह, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था दुर्जन सिंह ने, और ये खुद भी एक जमींदार थे जिनको विस्थापित कर दिया गया था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1780 के बीच में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। अलग अलग टाइम जो है ये पैदा होने की इसकी जानकारी मिलती है। भारत की आज़ादी के लिए बंगाल में अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध किया गया ये एक प्रबल विद्रोह माना जाता है। सन्यासियों में अधिकांश जो लोग थे वो शंकराचार्य को मानने वाले थे, उनके फॉलोअर थे। इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी मिलती है आपको आनंद मठ में, जो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इस विद्रोह को चलने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो एक पॉइंट आपको ये भी मिल गया कि सन्यासी विद्रोह को कुचला किसने था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 18वीं शताब्दी में पंडित भवानी चरण पाठक बंगाल की भूमि में ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ सन्यासी विद्रोह के मुख्य नायक थे, ठीक है। पोलीगर विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था 1799 से 1801 के मध्य में, और नेतृत्व इसका किया था वीर पी कट्टवा मन्न ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण क्या था? यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो बिल्कुल सही है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आपका आता है, और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन किया गया था, भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों में। तो दोनों ही सही हैं, कथन कारण, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। ये जो विद्रोह था 1895 से 1901 के बीच में आपको देखने को मिलता है। इसको उलूग खानी विद्रोह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है महाविद्रोह का। इस विद्रोह का केंद्र जो था वो था छोटा नागपुर पठार का रांची क्षेत्र। इस विद्रोह का कारण क्या था? जनजातीय प्रथाओं में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, खास करके खूंट कट्टी प्रथा की हम बात करते हैं। खूंट कट्टी प्रथा क्या थी? एक तरह की ऐसी प्रथा थी जिनमें जो जनजातीय लोग होते थे वो क्या करते थे, जो भूमि होती थी उसको साफ करके, जो जंगल वगैरह पेड़ वगैरह होते थे उनको काट करके उसको खेती योग्य बनाते थे, फिर उस पर खेती करते थे। खूंट कट्टी प्रथा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो भूमि पर स्वामित्व होता था, मतलब भूमि पर जो अधिकार होता था वो सामूहिक होता था, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का अधिकार भूमि पर नहीं होता था। इस पर अंग्रेजों ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। इस वजह से इस विद्रोह का जन्म हुआ। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है। नील आंदोलन जो हुआ था 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में जैसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, इन क्षेत्रों में ये फैल गया था। इस विद्रोह के जो स्थानीय नेता थे वो थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 31 मार्च में 1860 में विवश होकर के अंग्रेजों ने सीटोन कार के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसको नील आयोग के नाम से जाना गया। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था नील दर्पण, वो इसी नील आंदोलन से प्रेरित था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहा था। लेकिन इस कथन को सबसे पहले कहाँ कहा गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में आपका हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ, ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। इस अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन जो था स्वीकार कर लिया था, लेकिन मालवीय जी ने इस समझौते का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि कांग्रेस के प्रतिदिन के कामकाज को देखने के लिए एक कार्यकारी कमेटी गठित की जानी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में
जो घटनाएं दे रखी हैं इन पर विचार करना है और कालानुक्रम के अनुसार इनको ये ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद में कौन सी हुई थी। तो यहाँ से वैसे इन एक्सप्लेनेशन जो पिछले क्वेश्चंस की देखी थी आपने पिछली सीरीज़ में, वहाँ पर इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार और आपको याद दिला देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था आपका 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में हुआ। होम रूल 1916 में हुआ। असहयोग आपका 1920 में हुआ। इस हिसाब से आप जो है इनको ऑर्डर में लगा सकते हैं। ये जो है यहाँ से थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, डबल प्रिंट हो गया है, इसको आगे कर देते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, मतलब देर से शामिल हुई थी भारतीय संघ में? तो 3 रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है इससे जस्ट पिछले पेपर में इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से आपको रियासतों का विलय किस तरीके से हुआ उसमें मैंने आपको बताया है। तो फिर भी आपको यहाँ से एक बार फिर याद दिला देता हूँ। जूनागढ़ जो थी ये जनमत संग्रह के द्वारा इसका भारतीय संघ में विलय किया गया था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था और इससे जुड़ा हुआ जो ऑपरेशन था सैनिक ऑपरेशन, वो ऑपरेशन पोलो था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप भारतीय संघ में शामिल किया गया था। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1774 में हुई थी और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। 1893 में इसका संपादन किया था गांधी जी ने। भारत में गांधी जी ने 1919 में गुजरात के इंदुलाल याग्निक के सहयोग से नवजीवन नामक मासिक पत्रिका गुजराती और हिंदी भाषा में जो है इसको निकाला था। अंग्रेजी में इसके अलावा इन्होंने यंग इंडिया, हिंदी साप्ताहिक एक पत्रिका अलग से थी और हरिजन पत्रिका, ये तीनों भी जो है गांधी जी से ही संबंधित हैं। 1930 के दशक में देश के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से उनको मिलाना है। सहजानंद सरस्वती का संबंध है आपका बिहार से। खुदाई खिदमतगार इसका NWFB उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, और आपका रामानंद जो हैं ये हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। अब्दुल हमीद जो है ये दक्षिणी असम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वामी जी को भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी भी थे। खान अब्दुल गफ़ार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार, इनको कहा जाता था सर्वेंट्स ऑफ गॉड, आंदोलन की शुरुआत करी थी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्तून या इसको पख्तून कहते हैं, पठान भी कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुसलमानी जातीय समूह था वो उनसे यह जो है जुड़ा हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ़ार खां के नेतृत्व में संचालित ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन के रूप में जो है इसको जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के सदस्यों को संगठित किया गया था और पुरुषों ने लाल रंग की शर्ट, ठीक है, जैसे वे वर्दी के रूप में पहनते थे, और महिलाओं ने काले रंग के वस्त्र जो है इस आंदोलन में धारण किए थे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसियों की असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, नहीं, डुप्ले तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी सेनापति था, तो ये जो है इसका नहीं है। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों में कमी नहीं थी, अंग्रेज ज़्यादा कह सकते हैं योग्य थे, ठीक है, इसका सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो। इसके अलावा कुछ कारण यहाँ से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो फ्रांसीसी थे उनकी जो नौसेना थी, इसके अलावा जो सेना थी वो अंग्रेज़ों की अपेक्षा कमज़ोर थी। अंग्रेज़ों की सेना शक्तिशाली थी और इसके साथ साथ जब यहाँ पर फ्रांसीसियों को ये महसूस हुआ कि हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पर यूरोप में जो है कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही थी, उनमें जो है फ्रांसीसी संलिप्त हो गए थे, तो फिर भारत पर से इन्होंने ध्यान देना कम कर दिया गया था और इसी का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ जो है अब भारतीय व्यापार में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए थे। किसने क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में नासिक में स्थापित मित्र मेला, पहले जो संस्था थी मित्र मेला के नाम से स्थापित हुई थी 1899 में, आगे चल करके वही जो है अभिनव भारत के रूप में बदल गई थी 1904 में। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव आप्टे को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना करी थी। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र परीक्षण में सान्याल ने रास बिहारी बोस के साथ में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किया था।
सचिंद्रनाथ साल्यान को काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में इनको कैद किया गया था। और इसी कैदी जीवन के अंतर्गत इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बंदी जीवन, अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी 1922। ठीक है, ये पुस्तक किससे रिलेटेड है? सचिंद्रनाथ सान्याल से। सूर्यसेन जो हैं ये चटगांव शस्त्रागार हमले से जुड़े हुए हैं। 1930 में इन्होंने ये जो है घटना संबंधित है जो चटगांव शस्त्रागार वाली है। और सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों ऑप्शंस के बारे में आपको अलग अलग जानकारी मिल गई। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या था? गोपुरम किसको कहते थे? अब शैली जो भी है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, इससे पिछले वीडियो में तीनों शैलियों से जुड़े हुई मैंने काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको दी थी। और देखिए फिर दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम, ये गोपुरम वाला क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वहाँ से जो है ये गोपुरम वाला क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो गोपुरम जो है ये क्या होता था? जो तोरण होता था, द्वार होता था, उसके ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन जो होता था, जो है वो गोपुरम कहलाता था। इसको मुख्य द्वार के रूप में भी आप जान सकते हैं। किसका सुमेल नहीं है? देबू चौधरी सितार से संबंधित हैं। अमजद अली खां सरोद वादन से जुड़े हुए हैं। पन्ना लाल घोष जो है ये तबला से संबंधित नहीं है। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तंजावुर में। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के बोलने वाले सर्वाधिक थे? ये प्रश्न जिस समय पर पूछा गया था, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। और फिर भी जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं चारों, इन चारों ऑप्शंस में से जो सर्वाधिक भाषा बोलने वाले लोग हैं 8वीं अनुसूची की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से ऑप्शंस के अनुसार अगर देखेंगे तो बंगाली, और वैसे अगर देखेंगे ओवरऑल तो हिंदी भाषा बोलने वाली संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। जिस टाइम पर ये जो है संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब इसमें से कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं उनको देख लीजिए। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और कारण दे रखा है इसका, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए भारत में संघवादिता व्यवहारिक इसलिए नहीं है, पहला कथन जो है आपका बिल्कुल सही है, संघवादिता भारत में व्यवहारिक रूप में नहीं देखी जाती है। कारण क्या है इसका? सबसे पहला, ऐसा नहीं है कि भारत एक संघ नहीं है। दूसरा जो कारण दे रखा है, ऐसा नहीं है कि भारत संघ, भारत एक संघ है, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। लेकिन संघवादिता के व्यवहारिक न होने के पीछे का रीज़न ये है कि जो शक्तियां हैं भारत में, जो शक्तियां हैं, शक्तियों के विभाजन की बात करी गई है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है और शक्तियों का जो विभाजन है वो झुका हुआ है किसकी तरफ? केंद्र की ओर। केंद्र को ज़्यादा शक्तियां दे दी गई हैं। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, अनुच्छेद 249, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 356 के जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, वो भारत को पूर्ण संघीय राज्य होने से रोकते हैं। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है लोकसभा में। केरल में जो है देखेंगे आप तो लोकसभा की सीटें 20 हैं और इसमें से अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, एससी के लिए 7 सीटें हैं, एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं जिसमें से 5 सीटें एससी के लिए हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। निम्नांकित में से कौन से संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में किसको नहीं जोड़ा गया था? तो नीति निदेशक तत्वों में समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता को नहीं जोड़ा गया। बाकी सारी चीज़ें जो है 42वें संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लिस्ट है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में जितनी चीज़ें ऐड करी गई थी उन सभी के जो नाम और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद। शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा आर्टिकल 29 च के अंतर्गत आती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में ये जोड़ी गई। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39 का। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43 का। पर्यावरण का संरक्षण
तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48 क। समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान था ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत मूल संविधान में ही मौजूद था, पहले से ही मौजूद था, बाद में नहीं जोड़ा गया। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो कहाँ से ये जो है अवधारणा जो है ली गई है, ये आयरिश गणतंत्र से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य अनुच्छेद 80(1) क के अनुसार मनोनीत किए जाते हैं, जिनको जानकारी होती है साहित्य के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, जिन्हें विशेष ज्ञान होता है, व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, वो भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया क्या है, ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है संविधान के भाग 4 में, जिसमें से जो समान वेतन का प्रावधान था आर्टिकल 39 घ में इसको किया गया है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या उसको हटाए जाने पर पद में जो रिक्ति हो जाती है उसको भरने की समय सीमा क्या है, तो राष्ट्रपति का पद जो है वो 6 माह के अंतर्गत उसको भर दिया जाना चाहिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पता लगाना है जो है कौन सा इसमें से सही है। ये राज्य कृति के विरुद्ध, राज्य कृति मतलब राज्य के कृत्यों के विरुद्ध, राज्य के कामों के विरुद्ध एक गारंटी है। गारंटी किसको दी गई है? नागरिकों को। राज्य के विरुद्ध भारत के नागरिकों को गारंटी या सुरक्षा। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो इसमें से आप देखेंगे जो मौलिक अधिकार जो हैं, ये मौलिक अधिकार किसको दिए गए? राज्य को तो दिए नहीं गए, ये भारत के नागरिकों को दिए गए। किसके विरुद्ध ये जो है काम करते हैं? राज्य के विरुद्ध काम करते हैं। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को एक प्रोटेक्शन देते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला कथन सही है। ये जो है यूएसए में मौलिक अधिकारों की तरह ही क्या होता है, अधिकारों के बिल होते हैं। तो ये कह रहा है कथन कि यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, लेकिन ये गलत है। इनकी जो प्रकृति है मौलिक अधिकारों की, वो लगभग वैसी है जैसी यूएसए में अधिकारों के बिल की प्रकृति है। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। संविधान के भाग 3 में सूचित हैं तो बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों को उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत है। ये जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, तो 1 और 3 जो है इसमें से सही है। भारतीय संविधान के 344वें अनुच्छेद के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में भाषा आयोग का गठन। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ पर ये लाइन देखेंगे, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 344(1) में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है किसकी? राजभाषा आयोग के गठन की। तो ये जो गठन किया गया था 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने 31 जुलाई 1956 को अपना जो प्रतिवेदन था या रिपोर्ट था वो राष्ट्रपति को भेजी थी या प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, ये जो है 51(a) में दे रखा है आर्टिकल में। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन से थे? एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या फिर न्यायिक कह सकते हैं इसको, पुनराविलोकन भी कहते हैं। तो न्यायिक परीक्षण या न्यायिक पुनराविलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वह क्या कर सकता है? केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है कि कोई भी जो विधि है या जो कोई भी कानून है वो कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, यदि विधि और कार्यपालिका के आदेश संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 132, 133, 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है।
कुछ प्रावधानों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में स्पष्ट रूप से किसी एक जगह पर जो है जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं भारतीय संविधान के जो न्यायिक पुनर्विलोकन की तरफ संकेत करते हैं। वही अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं आपको, 13, 32, 132, 133, 226। 32 और 226 के बारे में आई होप आपको पता होगा। 32 और 226 के द्वारा न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। अब यहाँ पर जो बाकी के अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो आपका जुडिशियल रिव्यू है उसका जो एक भावना है वो निहित है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 13 है ये राज्य के नागरिक के विरुद्ध मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी कानून बनाया जाता है, ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है कि ये संविधान के नियमों के अनुरूप है कि नहीं, और इसीलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय प्रमाणीकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 133 के अनुसार दीवानी मामले में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दें कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सारगर्भित कानूनी प्रश्न से है। निम्नांकित में से किन्हें मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है? तो पहला और दूसरा आपका आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकारों की कैटेगरी में नहीं आता है। अब यहाँ से कुछ इसी से जुड़े हुए वाद हैं, वो वाद अक्सर करके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996 का ये वाद है। इसमें निर्णय के अनुसार आवास के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1992 में ये वाद था। इसमें निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी 1967 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, इन दोनों वादों के अनुसार विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अंग है। इस वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जा सकता है आइनोस्फीयर के द्वारा। आइनोस्फीयर जो है ये समताप मंडल और बाह्य मंडल के बीच में लगभग 80 से 640 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। इस मंडल में क्या पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इनकी अधिकता होती है। और यह मंडल कई सारी लेयरों में बटा होता है, डी लेयर और ई लेयर। ये डी की जगह पे आप ई इसको मानेंगे, ठीक है। ये डी लेयर थी, यहाँ पे है ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, जो है अलग अलग लेयरों में ये बटा होता है। किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील की धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। हम्बोल्ट धारा जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर से रिलेटेड नहीं है। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। अंगोलहास धारा हिंद महासागर से रिलेटेड है। एंड ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को हम्बोल्ट धारा कहते हैं। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, पेरू की धारा भी इसको कहते हैं। इस धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से बहती है। इसके अलावा जो देखेंगे आप, नर्मदा नदी जो है भारत में, ताप्ती नदी जो है ये भी भ्रंश घाटियों से बहती हैं। भ्रंश घाटी का विकास होता है जब दो भ्रंश मतलब समझ रहे हैं, दरारें, बड़ी दरारें। तो भ्रंश घाटी का विकास दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंसने से होता है। यह एक लंबी, सक्रिय और गहरी घाटी होती है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो वैली है वो भ्रंश घाटी के उदाहरण है। अफ्रीका में निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णार्ध वन हैं? तो आइवरी कोस्ट में जो है वो सघन और यानी घने हुए और उष्ण और आर्द्र दोनों तरह के, यानी उमस भरी जो है वहाँ पर क्लाइमेट रहता है, वो सारे वन जो है आइवरी कोस्ट में पाए जाते हैं। आइवरी कोस्ट जो है गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसके अलावा जो अमेजन के वर्षा वन
इसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी पहली वीडियो में देखी थी। अमेजन के वर्षा वन और कांगो के बेसिन के जो वन हैं, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में भी जो वन दिखाई देते हैं वो सघन उष्णार्ध वनों के अंतर्गत आते हैं। मृदा विच्छालन एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लगातार यहाँ वर्षा होती रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है, उसे ही मृदा विच्छालन कहते हैं। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है, यानी भारत की जो प्लेट है वो किस दिशा में खिसकी है, तो उत्तर की ओर खिसकी है। एनसीईआरटी जब मैंने आपको पढ़ाई है भूगोल वाली, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, देखे होंगे आपने। और जो नोट्स भी जो है मैं यहाँ से दे रहा हूँ, जिन्होंने नोट्स जिनको मिले हैं वो भी देखेंगे वहाँ पे, तो सारे जो है उसमें मैंने बड़े इमेज और चित्र बना करके आपको दिया है सारी चीज़ें। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उनके अनुसार जो एक ही भूखंड था सबसे पहले पेंजिया नाम का, उसका विखंडन होता है दो अलग अलग भूभागों में, जिसमें से एक गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते थे आपके भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वर्तमान में, वो कभी किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड से टूटकर ये सारे जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे अलग हो गए थे। टूटने के बाद में जो भारतीय प्लेट थी वो उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुई थी, और उत्तर में ही क्या था, जिस साइड में भारतीय प्लेट का जो है विस्तार हो रहा था, या भारतीय प्लेट जो है वो विस्थापित हो रही थी, वो टेथिस सागर से जाकर के टकराई थी, और टेथिस सागर में ही वलन पड़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जो कि वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है, यहाँ से जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, बाल्टिक सागर, श्याम सागर। श्याम सागर का मतलब समझ रहे हैं आप, काला सागर, वो थोड़ा सा घुमा दिया है। बाल्टिक सागर, श्याम सागर, मृतक सागर, लाल सागर। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो मृतक सागर में जो है सबसे ज़्यादा लवणता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि सबसे ज़्यादा विश्व में लवणता जो है वो तुर्की की जो लेक वॉन झील है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। सभी नगरों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, और कारण क्या है इसका, कि ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। कारण और कथन दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है, शहरों में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका एक प्रमुख कारण है कि गाँवों से लोग जो हैं वो शहरों की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ठीक है। 1919 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, इसके बाद में किसका स्थान था? तो 1919 की जनगणना वरना वो मत देखिए आप, ठीक है, ये 1991 की जनगणना की बात हो रही है, जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इसी वजह से इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, मैं 2011 की जनगणना ही पूछी जानी है। क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, कि क्वेश्चन मैं डालते चल रहा हूँ। क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि जनगणना से भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अभी तक जो है 2011 के बाद में जनगणना हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है 2011 की जनगणना पर आधारित प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चूंकि साक्षरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो शीर्ष राज्य हैं, 4 शीर्ष राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो उनमें सबसे ऊपर केरल है, 94% जो लोग हैं यहाँ एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। मिजोरम में 91.3% है, गोवा में 88.7% है, और त्रिपुरा में 87.2% है, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनसंख्या। निम्नांकित देश समूहों में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान की जनसंख्या जो है ये यूपी के सापेक्ष कम है। भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जन घनत्व 860, यूपी का जन घनत्व 829, पश्चिम बंगाल का जन घनत्व कितना है? 1028। यूपी में 2001 से लेकर के 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई है वो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले अगर देखे जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेंसिटी गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है ललितपुर में, उसके बाद में सोनभद्र, उसके बाद में हमीरपुर। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात का नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज था 42.6%, यहाँ की जो 42.6% पॉपुलेशन है वो नगरीय है। महाराष्ट्र में यह 45.2% है, तमिलनाडु में 48.4% है, और वेस्ट बंगाल में यह 31.9% है। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम,
ठीक है, ये 4 राज्य दे रखे हैं। इनमें से आपको ये पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी घटते हुए क्रम में आपको बतानी है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र में है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। इससे जुड़ी हुई अतिरिक्त जानकारी, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर आपका आता है पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश आता है। सूची 1-2 का सुमेल कीजिए। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, असम मानस राष्ट्रीय उद्यान, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटका में है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुए कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। यूपी के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को अगर देखें तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बांदा में है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ में है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी में है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य ये वाराणसी में है, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है आपका मिर्ज़ापुर में है, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, और सुरहाताल अभ्यारण्य जो है ये बलिया में है। ठीक है, इसके बाद में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटनाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, असम राज्य के 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जिनके नाम आप देख रहे हैं ये असम से संबंधित हैं। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में बात करेंगे तो चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और हथगढ़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन, ठीक है, और सिमलीपाल, ये सारे उड़ीसा के हैं। कर्नाटका के देखेंगे तो आप बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, कुद्रेमुख, मुदुमलाई, काबिनी, डंडेली, ब्रह्मगिरी और रंगनाथिटू, ये सारे जो है उद्यान हैं ये सारे आपके कर्नाटक से रिलेटेड हैं। अगला है भारत एक मानसूनी देश है। ये एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल जैसा लिख रहा है प्रश्न उसी तरीके से पिछले पेपर में भी पूछा जा चुका है। भारत एक मानसूनी देश है और उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ठीक है, बिल्कुल भारत में जो जलवायु का प्रकार है वो मानसूनी है, और हिमालय पर्वत के कारण जो है भारत की जलवायु पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे जुड़ी हुई व्याख्या मैं पिछले पेपर में आपको दे चुका हूँ डिटेल में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? लगभग 80%। छोटा नागपुर पठार देश का कुल कोयला प्रोडक्शन में लगभग 80% कंट्रीब्यूशन करता है। भारत में लगभग 90% से अधिक कोयले का भंडार अगर बात करें तो गोंडवाना शैलक्रम की चट्टानों में पाया जाता है। उत्पादन छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत है। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मालवा के पठार में पाई जाती हैं। लावा मिट्टियाँ किससे बनती है? ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे बनती है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लावा मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, जो है इसके अलग अलग नाम हैं। यह मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में फैली है। मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र का दक्कन का पठार, इसी प्रकार की मिट्टी जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या के रूप में है। तो असम में जो है जलवासी कृषि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर देखी जाती है, और झारखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, सुमेलित करना है। मैंगनीज खनिज जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश, निकेल जो है ये उड़ीसा और जस्ता राजस्थान की खानों में पाया जाता है। पाक खाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच में केंद्रित है? तो 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और भारत विशेष रूप से बात करी जाए, चाइना की विशेष रूप से बात की जाए तो ये दोनों देश जो हैं कि जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं ये इन्हीं अक्षांशों के बीच में पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर इन चारों देशों में से कहाँ पाई जाती है? तो इटली में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, सर्दियों में कारण क्या है इसका? जाड़ों में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। तो कथन जो पहला है आपका वो सही है, क्योंकि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, ठीक है, जो रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। इसको मावठ के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। लेकिन जाड़े में जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण नहीं होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, तो
कारण जो है इसका वो गलत है। भारत के उत्तरी मैदानों में सर्दियों की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और यहाँ से क्या करता है, ये नमी लेता है, आर्द्रता ग्रहण करता है। पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा जो होती है गेहूं की खेती के लिए अत्यधिक लाभप्रद होती है और इसको मावठ के नाम से जाना जाता है। जब मानसून के लौटने का प्रोसेस रहता है तभी उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है और बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता ग्रहण करता है, नमी ग्रहण करता है और सर्दी के दिनों में ये कहाँ पर वर्षा करता है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु कोरोमंडल तट जो है वहाँ पर वर्षा करता है। तो आपसे कई बार ये पूछा गया है, कई बार प्रश्नों में पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है कि लौटते हुए मानसून से सर्दियों की वर्षा कहाँ होती है, तो ये कोरोमंडल तट पे होती है। कोयला, ये तालचर से ये खाने हैं, ठीक, खानों के नाम है तालचर और खेतड़ी वगैरह ये सब। तो कोयला जो है तालचर ये उड़ीसा में है, तांबा जो है ये खेतड़ी की खान है राजस्थान में है, लौह अयस्क कुद्रेमुख कर्नाटक और चांदी जो है जावर राजस्थान की खानों से संबंधित है। कौन सुमेलित नहीं है, बोमडिला दर्रा, ये सारे दर्रों के नाम है। बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, भोरघाट दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है सर, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। पालघाट दर्रा आपका केरल में है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे दर्रों के बारे में जानकारी आपको दे रखी है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, भूटान के पूर्व में स्थित है। दिहांग दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दिफू दर्रा जो है ये भारत, चीन और म्यांमार की विवादित यात्रा सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा है। दिफू दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण के देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है और ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि दिफू दर्रा जो है किस रेखा पर स्थित है या मैकमोहन रेखा पर कौन सा दर्रा स्थित है, दिफू दर्रा। पंगसाउ दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सिक्किम राज्य में जो दर्रा है वो देखेंगे भारत, ये कौन सा दर्रा है, नाम इसका रह गया, हाँ यहाँ से मिस हो गया थोड़ा सा, है ना। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये दर्रा कुल्लू, स्पीति और लाहौल को जोड़ता है। पालघाट पर्वतीय दर्रा उत्तर में नीलखिड़ी पहाड़ियों और दक्षिण की ओर अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। भोरघाट, इसको बोरघाट भी कहा जाता है, भोरे घाट भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में सड़क मार्ग पर खोपोली और खंडाला के बीच में एक पहाड़ी मार्ग है जिसको भोरघाट के नाम से जाना जाता है। टेलर घाटी कहाँ पे है, ये अंटार्कटिका में है सर, ठीक है। टेलर घाटी के पास में बोनी झील स्थित है। ग्रेट अपलेशियन वैली कहाँ पे है, कनाडा में है। इसके अलावा कुछ अन्य घाटियों के नाम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। सेंट्रल घाटी ये चिली में है, चुम्बी वैली ये आपके चाइना में है, नूबियन वैली इजिप्ट में है, किंटा वैली मलेशिया, डेथ वैली यूएसए और सेंट्रल वैली ये भी आपकी यूएसए में है। ये कुछ प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ और कह सकते हैं उनके क्षेत्र जो है दे रखे हैं, आपको मैच करना है। डेट्रॉइट जो कि यूएसए में पड़ता है, ये ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। डेट्रॉइट वाला क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया, एक ही एग्जाम में नहीं, पीसीएस में नहीं, यानी कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंगटोगोस्क ये जो है रूस का स्थान है, लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम जो है ये जलपोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता है, बर्मिंघम एक लौह इस्पात केंद्र के रूप में जाना जाता है। निम्नांकित में संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। किसका सुमेल नहीं है, नदियां हैं, नदियों के किनारे जो शहर स्थित हैं उनके नाम हैं। तो बान शहर जो है ये राइन नदी के किनारे है, कायरा ये नील नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना जो है ये वोल्गा नदी के किनारे जो है नहीं है, वियना डेन्यूब नदी के किनारे पे है, ठीक है। पेट्रोलियम के संबंध में कौन से कथन निम्नांकित में से सही हैं? मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं, पहला। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों है। तीनों कथन सही हैं। मध्य पूर्व में जो देश आते हैं उनमें से अगर देखेंगे आप तो सऊदी अरब हो गया, आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत, ये मध्य पूर्व के देश हैं और इसमें विश्व के पेट्रोल के लगभग आधे से ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक ऑप्शन के अनुसार चीन है, ठीक है। जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं इसके अनुसार चीन है, वैसे चिली है,
विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है आपका चिली। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपको मैं साथ साथ दे रहा हूँ। 3 क्लास, लगभग 3 से 4 क्लासेस बची हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं जो कंटेंट है वो मैंने बना के तैयार रखा है, बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन में। मुद्रा अवमूल्यन मैंने बड़े अच्छी तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं और करीबन 10 से 12 वीडियो हैं। 10 से 12 वीडियो में आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूल्यन क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग करेंसी होती हैं उनकी तुलना में अपनी करेंसी के मूल्य में गिरावट हो जाना मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सिम बैंक, ये स्वतंत्र इकाई है। आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक स्वतंत्र इकाई है। नाबार्ड भी स्वतंत्र इकाई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इस पर आरबीआई का कंट्रोल रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? यूटीआई, केन बैंक फाइनेंशियल सर्विस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश वित्त राज्य निगम। ठीक है, तो इसमें से उत्तर प्रदेश वित्त राज्य निगम जो है इन तीनों से अलग है, क्योंकि जो केनरा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, यूटीआई की बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, ये सभी जो संस्थाएं हैं ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम जो है ये छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग होते हैं उनको इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए स्थापित किया गया है। भारत में भविष्य निधि किस प्रकार की बचत है? तो इसको कहते हैं संविदा आधारित बचत। बागान कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय समुद्र के तट के जो किनारे हैं वहाँ पर झुंडों में पाए जाते हैं। अमेजन बेसन में रबड़ की खेती के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान जो हैं निचले मैदानों में अवस्थित हैं, ये कथन आपका यहाँ से गलत है। उष्णकटिबंधीय बागान जो हैं विशेष रूप से समुद्र तट के किनारे पर झुंडों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तीसरा कथन भी आपका सही है, अमेजन बेसन की बात हो रहा है। अमेजन बेसन की जो जलवायवीय परिस्थितियां हैं वो रबड़ की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेजन बेसन की जो स्थितियां हैं वो मानवीय रहन सहन के अनुकूल इतनी बेहतर नहीं हैं। इसी वजह से यहाँ पर काम करने वाले या कर्मकार या श्रमिकों की जो है कमी देखी जाती है, जिस वजह से रबड़ की कृषि को यहाँ पर हाईली प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं देखा जाता है। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो श्रीलंका है। भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, दूसरे नंबर का। पहले नंबर पर चाइना आता है, और अगर निर्यात के मामले में देखा जाए तो श्रीलंका आता है। भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ में सबसे बड़ा उत्पादक है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं आपके। ठीक है, जिनमें अधिकांश उत्पादन होता है आपका असम में। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वार्जिलिंग वाला एरिया है वो जो है चाय के लिए बड़ा फेमस माना जाता है। भारत दुनिया के शीर्ष चाय खपत करने वाले देशों में से एक है। मतलब यहाँ पर जो हमारे यहाँ चाय का प्रोडक्शन किया जाता है, तो हमारा कंट्री जो है चाय प्रोडक्शन करने में भी बहुत आगे है। और इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक उपभोग की बात की जाए कि जहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा यूज की जाती है तो वो इंडिया है। देश में जितनी भी चाय का प्रोडक्शन होता है उसका 80% घरेलू आबादी द्वारा ही यूज कर लिया जाता है। भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश जो चाय होती है वो काली चाय होती है, जो कुल निर्यात का लगभग 96% है। दार्जिलिंग चाय, जिसे चाय की शैंपेन भी कहा जाता है, इसकी आकर्षक खुशबू के कारण दुनिया भर में पहला जीआई टैग उत्पाद था। भारतीय चाय बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसे 1953 में भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसने काम करना स्टार्ट किया 1954 में, और इस बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है, और पूरे भारत में इसकी 17 अन्य जो है ऑफिसेज हैं। पायरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। हाई टेम्परेचर। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन प्रयोग में लिया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वो है एनिमल चारकोल। ठीक है, जंतु चारकोल इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किस टेप रिकॉर्डर को, यानी जो टेप रिकॉर्डर की जो, जैसे आपने देखा हो पुराने ज़माने में जो कैसेटें चलती थी ना, जिसको हम किस में लगाते थे, वॉकमैन वगैरह में यूज़ करते थे, उसकी जो लेयर्स टाइप की होती थी उसके अंदर, उस पर कौन सा चूर्ण होता है? तो वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो है उसमें छोटे छोटे कणों के रूप में लेपित रहता है उसके ऊपर। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं, मतलब दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है। देखिए बुखार दोनों में आता है, मच्छर दोनों में काटता है, मानव की प्रजाति जो है दोनों में सेम ही है, यानी मनुष्यों को दोनों ही काटते हैं, लेकिन मच्छर की प्रजाति जो है दोनों में अलग अलग होती है। मलेरिया एनाफिलीज प्रजाति के मादा मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू जो होता है वो क्यूलेक्स एडिस प्रजाति के मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। सुमेलन करना है। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है, हमारी जो ब्लड सेल हैं उन पर इफेक्ट डालता है। फाइलेरिया से हमारी लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। एंसेफेलाइटिस ये जो है ब्रेन को प्रभावित करता है, ठीक है। और ल्यूकीमिया से हमारी जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो, वो प्रभावित होती है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, क्योंकि कलकत्ता में इंडस्ट्रियल इकाइयाँ बहुत हैं छोटी छोटी, उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है यहाँ पे होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो एजी टाउन्सले के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। निम्नांकित में से कौन एक वृक्ष कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, जिसको सजाने के लिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सुंदर जगह को सुंदर दिखाने के लिए उसको यूज़ किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में उसको पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। किसको माना जाता है, यूकेलिप्टस को। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने के लिए वनावरण कितना होना चाहिए, उसका न्यूनतम परसेंटेज क्या है, 33%। वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है, खदानों के वेधन में। निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है, एप्पल, IGMD, स्टेप, साइट, ये 4 जो है आपको अंतरिक्ष प्रोग्राम दे रखे हैं, इनके क्रम आपको बताने हैं, ठीक है। तो इनसे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ से देखते हैं। जो पहला है साइट, इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। 1975 में नासा और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रक्षेपित किया गया था। स्टेप जो है इसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। 1977 में इसको जो है प्रक्षेपित किया गया। एप्पल जो है इसकी फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसका प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया था। कहाँ से, इसरो के द्वारा। 19 जून 1981 को कहाँ से किया गया था, फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। IGMD क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत DRDO के द्वारा करी गई थी 1983 में। उत्तर प्रदेश में किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो 1991 से 2001 के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर जो है बढ़ती हुई देखी गई थी यूपी में। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के CM कौन थे, कमलापति त्रिपाठी थे। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, पहला। दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा है, तो तीनों कथन ही इसके जो है सही है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्योग पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर देखा जाए कंपैरेटिवली पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है काफ़ी बैकवर्ड है, तो तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, उनमें अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोलते हैं, उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट हैं, उनमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, सद्योजात अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। यह संदर्भित देश समूह संबंधित, मतलब ये जो कोटेशन है, ये पूरा जो कथन है किस समूह के बारे में कहा गया है, इसको एपेक के बारे में कहा गया है। एपेक क्या है, एपेक का पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 21 और इसका हेड ऑफिस जो है वो सिंगापुर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितनी होती है, 9 साल का इनका जो है कार्यकाल होता है। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की, तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी नीदरलैंड के हेग शहर में, वहीं पर इसका जो है हेड ऑफिस है। इस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, जिनमें से सभी की कार्यवधि 9 वर्ष होती है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में इसमें से 5 न्यायाधीश जो होते हैं, यानी 1/3 न्यायाधीश जो होते हैं, वो हर साल रिटायर हो जाते हैं 3 साल के बाद में, ठीक है। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। IPKF ऑपरेशन क्या है,
ऑपरेशन पवन जो है, यानी श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन है लिट्टे जिसको कहा जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम इसका फुल फॉर्म है। तो लिबरेशन टाइगर से जाफना को नियंत्रित करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF इसका फुल फॉर्म है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसके द्वारा एक चलाया गया था अभियान। उसका जो है कोड नेम था ऑपरेशन पवन। ठीक है, ये ऑपरेशन 1987 में लिट्टे के निशस्त्रीकरण के लिए किया गया था और भारत श्रीलंका के समझौते के फलस्वरूप इस काम को किया गया था। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को भी दिया जाता है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को भी दिया जाता है और वन्य जीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। ठीक है, सभी को दिया जाता है। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। 1952 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ इस बात में कोई संदेह है नहीं कि आपके प्रीलिम्स में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और आपको ये किस हद तक बेनिफिट देने वाली है प्रीलिम्स में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो सीरीज़ चल रही है ये मैं कोशिश करूंगा कि पर डे बेसिस पर इसको जल्दी जल्दी लाऊं, क्योंकि आपको पता है 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस टाइप करने में इधर से मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता है, पूरा दिन तो मुझे बाहर हो जाता है। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस टाइप करने, वो भी मोबाइल से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर थोड़ा सा उसमें ये भी देखना पड़ता है कि एक्सप्लेनेशन आपकी ठीक ठाक हो, चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर एरर कम से कम हो, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और टाइम निकालेंगे और इसको पर डे बेसिस पर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।